पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, जीरो कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। Information system and security. Let's start information system and security. What is an information system? Information system क्या होता है? Information system के अंदर ये तमाम चीजें लाई करती हैं: सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, पीपल, प्रोसीजर एंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर, हमें किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। सिस्टम में होगा तो सॉफ्टवेयर होगा, उसको हम सिस्टम होने के लिए हार्डवेयर का होना जरूरी है। उसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा होगा, डाटा से चलाने के लिए लोग होने चाहिए। प्रोसीजर यानी कि वो स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड रेगुलेशन हो तो उस सिस्टम को चला सकते हैं। नेटवर्क यानी कि डील करने के हमारे पास एक या एक से ज्यादा कम्युनिकेशन वे होने चाहिए। जब हम दूसरे कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं उसको आगे से आगे लेकर चलते हैं। अब आते हैं क्रिटिकल characteristics of information. The value of information come from its characteristics. कौन कौन सी characteristics आ जाती हैं? confidentiality, integrity, availability, authenticity, accuracy, utility and profession. confidentiality में हमारे पास आता है यानी कि आपने डाटा को राज के तौर पर रखना है। ये ना हो कि आप हर किसी के डाटा को दूसरे के साथ शेयर करते जा रहे हैं। इंटीग्रिटी, बिल्कुल करेक्ट हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो। अवेलेबिलिटी, इन्फो या सर्विसेज जितनी हमने यूजर को देनी है वो उसके बारे में हो। ऑथोनेशन में आ जाते हैं यानी कि ऑथोरेसी, यानी कि उसके मुताबिक जितना उसको कहा गया उसके अंदर ही वो डाटा को एक्सेस कर सके, उससे ज्यादा ना कर सके। अनऑथोराइज्ड की तरफ ना चला जाए यानी कि डाटा के अनऑथोराइजेशन, ऐसा डाटा ना एक्सेस कर ले जो उसके लिए नेसेसरी नहीं है। एक्यूरेसी, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए उसमें, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स। यूटिलिटी में आता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप अपनी चीजों को अच्छे तरीके से बयान करें यानी कि इसमें भी कॉन्फिडेंशियल की तरह आता है। प्रोफेशन में आता है डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फिडेंशियली, आपके यानी कि कॉन्फिडेंशियली तो आप रख रहे हैं लेकिन उसको पॉजेसिव ना समझे, उसके अंदर डाटा को निचोड़ निकाल के अपने को रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है अदर्स, यूज अटेन्यूकेशन, यूजर्स हो देम क्लेम टू बी, यानी कि वो सिर्फ इसको यूज कर सकें जिसके पास इनकी अथॉरिटी हो। अवेलेबिलिटी, दे रिकॉर्ड्स हु एक्सेस देम, वो भी हमारे पास इसमें ही आ जाती है ऑथराइजेशन में। नॉन रिप्रोडक्शन, वन कैन नॉट क्लेम आई डिड नॉट साइन दिस, अगर कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने इसको यूज करना है तो हम इसको साइन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी पे। व्हाट इज सिक्योरिटी? डेफिनेशन क्या है? बुक से हमारे पास जो डेफिनेशन आई वो ये आई कि द क्वालिटी, ये बुक हमारे पास इसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, स्टेट ऑफ बीइंग सिक्योर टू बी फ्री फ्रॉम डेंजर, कि फ्री फ्रॉम हमने क्वालिटी ऐसे बनानी है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन हो वो फ्री फ्रॉम डेंजर हो। ये डिफरेंट बुक्स हैं। और जेम्स एंडरसन ने क्या कहा था? वेल इन्फॉर्म्ड सेंस दैट इंफॉर्मेशन रिस्क एंड कंट्रोल आर इन बैलेंस, कि जितनी भी वेल इंफॉर्मेशन होती है ना उसको, इंफॉर्मेशन को हम रिस्क से जो होती है ना उसको बचाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक इनबैलेंस फॉर्म में लेकर आते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इनबैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। रीटा समर्स, IBM सिस्टम जर्नल 1984, includes concepts, techniques and measures that are used to protect computing systems and the information they maintain against deliberate or accidental threats। के accidental threats कौन से? ऐसे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर कोई डाटा को अचीव करना हो, हमें मेंटेन करना हो, कोई ऐसे थ्रेट्स है या कोई पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। What is security? Successful companions should have multiple security types: physical security, personal security, operational security, communication security, network security, information security। अब वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है? प्रोटेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स क्रिटिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सिस्टम दैट यूज स्टोर एंड ट्रांसमिट दैट इन्फो, कि उसने स्टोर करनी है, ट्रांसमिशन करनी है, उस इंफॉर्मेशन की आगे लेके जानी है। अब नेसेसरी टूल्स कौन कौन से? इसमें पॉलिसी, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजीज के एक स्पेशल रूल्स होना चाहिए। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेनिंग आनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी आती है।
नेटवर्क सिक्योरिटी में हम पॉलिसी बनाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी के इनके अंदर देखते हुए कि हम कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी को कैसे चलाते हैं, उसके अंदर काम को कैसे लेकर चलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिक्योरिंग कंपोनेंट्स इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अच्छा जी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं? ये की कंपोनेंट्स हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होगा तो काम चला सकते हैं, अदरवाइज हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर नहीं बना सकते। कंपोनेंट्स कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है, उनको भी अटैक करने के लिए सब्जेक्ट ऑफ एन अटैक क्या हो सकते हैं कि अटैकर यूज कंप्यूटर्स एक्टिवली टू लॉन्च अटैकर्स अगेंस्ट टारगेट, के मतलब अपने टारगेट को बचाने के लिए उनके खिलाफ एक नया महाज जो होता है वो उसको अटैक करवाते हैं। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन अटैक कंप्यूटर्स आर व्हाट आर अंडर अटैक। हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट तो ये है कि हमें उस चीज के ऊपर अटैक करना है, और क्या चीज पे अटैक हो रहा है जिस चीज के ऊपर, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उस सिस्टम को चेक करना है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक कोड स्टोलन डाटा, कि आपका डाटा जो है वो क्या चीज पे अटैक कर रहा है, उसका हम स्टोलन कैसे कर रहे हैं, उसको हैकर से किस तरह से बचा रहे हैं, उसका ये सब्जेक्ट है कि आपके पास जो हैकर्स है वो किस तरह से उनसे बचाया जा रहा है, हैकर्स क्या क्या चीजें से यूज करते हुए हमारे कंप्यूटर पे अटैक कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी प्राइवेट इन्फो को बचाना है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एक्सेस। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें यूजर को एक्सेस भी देनी है और साथ में उसकी सिक्योरिटी को भी बैलेंस रखना है। तो उसके लिए हमें ये जरूरी होता है कि हम ऐसी जो होती हैं इम्पॉसिबल कर सकें कि obtain करें परफेक्ट सिक्योरिटी को, जो कि प्रोसेस करते हैं नॉट एन एब्सोल्यूट नहीं, तो सिक्योरिटी शुड बी कंसीडर्ड बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड अवेलेबिलिटी। बैलेंस होना चाहिए कि हमें इतना ही डाटा देना है जितना उसकी जरूरत है, ये नहीं कि हम सारे डाटा को खोल के रख देंगे जो यूजर साइड पे भी, यूजर साइड का डाटा जो एडमिन साइड पे होगा। टू अचीव बैलेंस लेवल ऑफ सिक्योरिटी मस्ट अलाउ रिस्पांसिबल एक्सेस येट प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स। के थ्रेट्स के बारे में हम देख सकते हैं। सिक्योरिटी बेसिस एक्सेस पीआईओ टू फैक्टर्स, स्टूडेंट आई फॉरगेट माय ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस, स्टूडेंट टू इट्स हैज। स्टूडेंट वन कहता है कि मुझे अपनी ऑथेंटिकेशन जो डिवाइसेस है ना उनकी मुझे प्राइवेसी वगैरह भूल गई है, तो ये मेरी एक्सेस है। तो फिर स्टूडेंट टू कहता है कि तुम इसको जो है ना वो एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई वे निकाल सकते हैं। टू फैक्टर में ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डाटा। ऑडिटर क्या करते हैं? वी नीड टू कंपाइल विद लॉज एंड रेगुलेशन। वो कहते हैं कि लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए आप किसी भी चीज की सिक्योरिटी यूजर को एक्सेस के साथ दे सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब जिस तरह हर काम की एक हिस्ट्री होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पीछे भी क्या बनाने की जरूरत है, किस तरह के रीजंस बनेंगे, जिसको हमने देखा बीइंग इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट मेन फ्रेम्स वर डेवलप। हाँ जी, जब हमारे पास बिगेन ने क्या किया था, एक इमीडिएटली उसने वर्क किया था एक मेन फ्रेम के ऊपर जो उसने डेवलप किया था। ग्रुप डेवलपिंग कोड ब्रेकिंग कंपटीशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू क्रिएटेड द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, वर्ल्ड वार टू के अंदर पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया गया था। 1917 एंड 1918 ARPANET ने क्या किया था? पॉपुलैरिटी एज डिड इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज। ये सारा जो काम किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान हुआ था, जिनमें उन्होंने अपने फौजियों तक पैगाम पहुंचाने के लिए ये काम किया गया था कि ARPANET ने उनको एक टेक्नोलॉजी दी थी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से होता हुआ नेट वहां तक पहुंचाया गया था। ARPANET ग्रू इन पॉपुलैरिटी एज डिड इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ इस तरह का यूज करते हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम, इनके बेसिक प्रॉब्लम जितनी ARPANET की सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। नो सेफ्टी का डायल अप कनेक्शन टू ARPANET से बचने के लिए हमें कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो होती है वो प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किए जाते। नॉन हमारे पास ARPANET कोई एक अदारा था जिसने इस काम को करवाया था। अब 19R609 में क्या हुआ था? सेफ्टी ऑफ डाटा, लिमिटेशंस क्या थी, इन्वॉल्वमेंट क्या चीजों की दी गई थी, ये सारी चीजें देखते हुए R609 में पेपर में ये स्टेटेड किया था कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में कि इसका स्कोप जो वो ग्रीव करना चाहिए। 1990s में क्या हुआ था कि नेटवर्क का जितना भी कंप्यूटर कॉमन था वो उसको कॉमन कर दिया था, इंटरकनेक्टेड कर दिया था नेटवर्क के साथ, और इंटरनेट बिकम फर्स्ट मेन फैसिलिटेशन ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत से नेटवर्क का ये यानी कि इंटरनेट के साथ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर यानी कि बहुत एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ। मैंने नेटवर्क की ये डेफिनेशन आपको बताई थी कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में अटैच होती हैं उनको हम एक नेटवर्क का नाम देते हैं। इसी तरह से जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आपस में अटैच होते हैं उनको इंटरनेट का नाम दिया जाता है। इसी के ऊपर हम प्राइवेसी को आगे लेकर चलते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, तो प्रेजेंट में हमारे पास बहुत से सिक्योर्ड ऐसे कम्बिनेशन आए जिनको हमें देखने पड़ा, उसको हमें सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ा, सेम प्रॉब्लम्स हमारे पास आई, तो हमने इमर्जिंग नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम लगाया जिसने स्मार्टफोन्स IoT डिवाइसेस आए जिसने इसको सिक्योर बनाया। ये था हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के मुताबिक इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं।
डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी किस तरह से डिजामिनेट करती है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर वर्क करता है। डाटा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, डाटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, हमारी जो डाटा का जितना भी मैनेज कर रही है उस टेक्नोलॉजी को कौन सी चीज मैनेज कर रही है, कौन लेकर आगे मूव करवा रहा है। नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क आ जाता है। इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जितने भी हमारे पास नेटवर्क होते हैं इनके इंटरनेट, एक्सट्रानेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब चीज़ों के साथ इसका कनेक्शन बिल्ड करवाया जाता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म दैट सिस्टम इज बिल्ट ऑन, ऐसा प्लेटफॉर्म ये हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना जिसमें हम लोग क्या सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, आईटी का सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द इंटीग्रेशन एंड कन्वीनियंस थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। क्या कन्वीनियंस थ्योरी दी गई है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज प्रेजेंट द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट of MIS consisting in the integration and convergence approach by the analysis of three main and parts of the development। अच्छा, वो कहता है कि इसका मेन जो पार्ट है ना वो यही है कि हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन देखनी है कि हमने कैसे कन्वर्जेंस लेके चलनी है, और इसके तीन पाथ दिए गए हैं। नंबर 1 पे आता है इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ लोकल सिस्टम्स आर्किटेक्चर। जितने भी लोकल सिस्टम आर्किटेक्चर है उनके अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है ये उसके अंदर बनाता है। फिर फंक्शनैलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल टू द करंट नीड्स, कितनी भी करंट नीड्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है उसको फुलफिल करवाया जाता है। एक्सपेंशन, हमने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग इसके अंदर रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आइडियोलॉजी साइंस है जिसके अंदर रहते हुए हमने अपने फंक्शनल एलिमेंट्स बाय यूजिंग रिलेशंस में अपने रिलेशन को देखते हुए वर्क करवाना होता है जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एज अ होल। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पूरे सिस्टम को देखते हुए वर्क कराता है। इंटीग्रेशन इज हियर अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ consolidation and merging of pictorial particular different class characters and forms of interrelated elements in order to create a functional entity resulting in the usefulness and efficiency which are greater than each of the parts acting separately। के मतलब हर पार्ट सारे सिस्टम का कुछ पार्ट देखते हैं, कुछ पोर्शन पे हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, फिर उसके अंदर देखते हैं फर्दर वर्किंग आगे ली जाती है। इनकी फंक्शनल एंटिटी को देखा जाता है काम कैसे जा रहा है, फिर वो एक्टिंग में हमें हर पार्ट को सेट करना होता है कुछ फर्दर पार्ट के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस सेंटर convergence at the development process consisting in the formulation similar feature with the regard to construction, function and appearance of various groups of system functions under the same environmental conditions regardless of adopted specific innovation solution। कि मतलब जितनी भी हमें करते हैं कि हमें कितनी सहूलत मिलती है, काम को हम लोग कैसे लेकर चलते हैं, उसकी अपीयरेंस आती है, उनकी फंक्शनैलिटी को या उनकी कंडीशन को रिकॉर्डलेस अपॉइंटेड करते हैं अपनी इनोवेशन सोल्यूशन में देखते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन डाटा इनटू नॉलेज प्रोसेस। पहले इसकी डायग्राम को देखें। इसमें हमारे पास क्या काम है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, अंदर इसमें काम किया आई केस, यानी कि पहले टेबल ऑफ आइडेंटिफाइड वेरिएंट्स बनाया गया, टेबल ऑफ रीजन वेरियस अकर्स, क्या रीजन आई थी इन टेबल को देखते हुए उसके अंदर फर्दर क्या वर्किंग है। ब्लैक बोर्ड ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर रिडक्शन ऑफ द बैरियर्स, कितने रिडक्शन एंड बैरियर्स है उन चीजों को अंदर रखते हुए वर्क करवाया, काम को देखा है। डिसीजन मेकिंग को लेकर चले हैं, डाटा किस तरह से ये सारा सिस्टम वर्क किया। अब हम इसकी जो 1 by 1 हमने स्टेप्स हैं वो सारे मूव किए, उनको देखते हैं। डाटा एक्यूमुलेशन यानी कि एक्यूमुलेट किया, पूरा स्टेप देखा गया। नेक्स्ट बाय प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग इट इज स्टोर्ड इन डाटा वेयर हाउस, ठीक है, डाटा वेयर हाउस में उसको स्टोर करवा दिया। फिर डाटा अंडर गोस ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रिपेयर इट फॉर ए डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर रहते हुए किस तरह से इसको वर्क करवाया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि 1 by 1 पूरे स्टेप्स का एनालिसिस किया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द यूज ऑफ ऑटोमेटिक सर्च टूल, के जितने भी ऑटोमेटिक सर्च टूल्स हैं वो उसके ऊपर लगाए हैं। कंपैरिजन डाटा फंड्स विद मॉडल्स ऑफ बिहेवियर रिएक्शंस स्टोर्ड इन इंटेलिजेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। द अल्टीमेट आउटकम ऑफ सच कंपैरिजन इज एन असेसमेंट ऑफ यूजफुलनेस
of generalized information for management process and accumulation of such information along with data in the knowledge base। कि एक ही नॉलेज बेस के अंदर रहते हुए हमने कितना कंपैरिजन किया, अपनी यूजफुलनेस इंफॉर्मेशन देखिए, उनकी मैनेजमेंट देखिए, उनकी accumulation इंफॉर्मेशन, इस तरह से ये पूरा एक सिस्टम बनाते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे आगे लेकर गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस हमारा 1 बाय 1 हम देख रहे हैं। ये देखें, पहले हमें सबसे पहले आया पूरी डायग्राम हमने देखी, वो इसके साथ आया कि हाँ ये डाटा एक्यूमुलेट करा आइडेंटिफाइड को। नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारे पास वो ये देखें, ये यहाँ पे आता है कि टेबल के रीजन बनाते हैं जिसके अंदर हमने कहा कि प्रीमियरली प्रोसेसिंग हो रही है। फिर उसके बाद आए इसने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे उसके अंदर आई केस आ जाता है कि आपके टूल्स कैसे नजर आ रहे हैं, इस तरह से इसके अंदर वर्किंग की जा रही है, तमाम केसेस के अंदर उसकी वर्किंग को देखा जाता है। अब उसके बाद जब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमें यहाँ पे कंपैरिजन मॉडल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। फिर जब नेक्स्ट आते हैं तो यानी कि हमने वर्क कर लिया है, अब उनका ब्लैक बोर्ड मेथड्स आ रहे हैं जो कि प्रिजर्वेशन मेथड्स को दिखाते हैं। देन हम लोग डिसीजन मेकिंग के बाद आते हैं आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं, इंटरेक्टिव क्वेश्चनिंग मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें यूजर लैंग्वेज को देखते हुए हमने क्वेश्चंस लगाने होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चनर्स के बाद आती हैं डाटा कलेक्शन, जो कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डाटा को कलेक्ट करते हुए उनके अंदर एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस देते जाते हैं। फिर डाटा कैटेगराइजेशन आती है जो कि न्यू वन हमने कंपैरिजन में करने, तो कंपैरिजन विद डाटा कलेक्शन एडिंग न्यू काम करते हुए प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर सॉल्विंग मेथड्स कनेक्शन देखे जाते हैं, कौन कौन से ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आएंगे। जब हमने ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम के प्रॉपर वन case tool where we have no ready solution, modify system are making new parted। हाँ जी, हमने अपने सिस्टम को मेक करना है, फिर उसके अंदर रहते हुए फर्दर वर्किंग करानी है। अब सोल्यूशन बेस्ड मेथड सोल्यूशन, अच्छा पहले हमें हमारे पास आता है इंटरेक्टिव क्वेश्चनेयर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले यही आया कि अपने सिस्टम को देखते हुए हमने क्वेश्चनेयर डिजाइन किया कि हमारा आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, किस तरह से आएंगी, उनका प्लान क्या होगा, कैसे वर्क करेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा डाटा कलेक्शन यानी कि आइडेंटिफाई करना है हमारे प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर रहते हुए हम किस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हैं या हमने कौन सी चीज डिजाइन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैटेगराइजेशन यानी कि उसकी सिलेक्शन करनी है, किस टाइप का डाटा हमने सिलेक्ट करना है, विच न्यू वन। फिर अब आते हैं हम कंपैरिजन पे, जो कि डाटा को हमारा शो करवा रहा है यहाँ पे कि ये डाटा को हमारे कंपैरिजन लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम की वैल्यूएशन करने के लिए कि हमने जितना भी प्रॉब्लम प्रॉपर वे से सॉल्व किया है कि नहीं किया। फिर हम जब ऑटोमेटिक सॉल्वर पे आते हैं तो ये आई के सॉल्वर पे लेके जाता है, हमें बताता है कि हमारा सिस्टम जो है वो उसको प्रॉपर वे से सॉल्व कर चुका है। फिर मॉडिफाई सिस्टम में क्या आता है, हमने आई केस को देखा था कि हमने आई केस को यूज करके सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सोल्यूशन बेस के अंदर क्या आता है, सोल्यूशन के अंदर सिस्टम को बेस करवा रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एंड हो गया, फर्दर वर्किंग खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे अंदर ये चीजें आती हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर जो आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स को देखते हुए इस चीज को अंडरस्टैंड करवाती है। ये हमने 1 बाय 1 करके आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स के सारे पॉइंट्स देखे और साथ में हमने दूसरे पीछे पॉइंट्स देखे, नॉलेज डिस्कवरी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। अब जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसके ऊपर सिक्योरिटी भी लगानी पड़ती है और सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या अप्रोचेस देखनी पड़ती हैं, लेट्स सी। इसमें टॉप डाउन अप्रोच आती है, इनिशिएटेड बाय यूजर मैनेजमेंट, ठीक है, यूजर की मैनेजमेंट देखी जाती है। इश्यूज पुलिस इशू की पॉलिसी देखी जाती है, इनके प्रोसीजर, रोल्स एंड रेगुलेशन वगैरह क्या लगते हैं, डेडिकेट गोल क्या है जिसको हमने अचीव करना है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है प्रोजेक्ट की, डिटरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच रिक्वायर्ड इन्फो, हर रिक्वायर्ड इन्फो के लिए एक्शन के लिए से कैसे काम करना पड़ता था। मोस्ट सक्सेसफुल आल्सो इन्वॉल्व फॉर्मल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रेफर टू एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर रहते हुए वो काम को कैसे सक्सेसफुली अचीव कर सकती है, उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बना सकती है, उसको कैसे रेफर करते हैं एक साइकिल को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे एक हमें डायग्राम शो करवाई गई है जिसमें सीईओ है, उसके अंदर हमारे पास सीईओ, सीआईओ, सीओओ है, ये तमाम वो ओहदेदार हैं जो उसके नीचे काम करते हैं। वीपी सिस्टम्स आ जाते हैं, वीपी नेटवर्क्स आ गए या फिर वो उसके साथ जुड़े हुए ब्रांचेज आती हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ नीचे सीईओ से नीचे जाता जाता सिक्योरिटी लाइंस तक जाता है, नेटवर्क तक, और यहाँ से ऊपर देखें तो यहाँ से ये नेटवर्क बनाता हुआ नेटवर्क एडमिन के पास जाएगा, उनके मैनेजर के पास जाएगा, वीपीएन नेटवर्क बनाएगा, फिर सीईओ के पास जाएगा। तो ये इसी तरह पूरा सिस्टम वर्क करता है जो कि इस अप्रोच को काम करवाने में हमारी हेल्पफुल होता है कि हमने कैसे सिस्टम की सिक्योरिटी बनानी है, उसकी सिक्योरिटी को बिल्ड कैसे करना है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या आता है, एसडीएलसी
स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसमें हमने मेथोडोलॉजी देखी जाती है कि एक डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है मेथोडोलॉजी क्या है, वो एक फॉर्मल अप्रोच है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर। एक सीक्वेंस के कैसे प्रोसीजर के अंदर रहता है हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एक मेथोडोलॉजी को कैसे डील कर सकते हैं यूजिंग अ मेथोडोलॉजी इंश्योर आ लीनियस प्रोसेस। हमारा एक प्रोसेस क्या है उसके अंदर रहता है हम किस तरह से उसको अचीव करें। अवॉइड मिसिंग स्टेप्स, हमने जो स्टेप्स के अंदर मिस्टेक्स किए हैं उनको हमने बचाना होता है। गोल इज क्रिएटिंग अ कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है, इसका गोल क्या है, उसने एक ऐसा पोस्टर या सिक्योरिटी बनानी जिसको हमने अचीव करना। ट्रेडिशनल कंसिस्ट ऑफ जनरल 6 फेजेस। हाँ जी, ट्रेडिशनली जब हम एसडीएलसी की बात करते हैं इसके अंदर 6 फेजेस आते हैं जिसके अंदर से प्रोसेस से हम गुजरते हुए आगे जाते हैं। कहते हैं पहला इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 एनालिसिस, नंबर 3 लॉजिकल डिजाइन, नंबर 4 फिजिकल डिजाइन, नंबर 5 इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 6 मेंटेनेंस एंड चेंज। ये रिपीट में हमारे पास चलते हैं इनके साथ। इसी तरह से आगे मेंटेनेंस से दोबारा हम होते हुए इम्प्लीमेंटेशन, फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन तक जाते हैं। पहला आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है और हम किस तरह से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए दैट प्रॉब्लम इज द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड टू सॉल्व। हमें क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए, एक सिस्टम को डेवलप करने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें उनका आइडिया होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स, यानी कि उनका कंस्ट्रेंट्स, हमने ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमें पता है कि जो ट्रिपल टाइम कॉस्ट एंड स्कोप मनी आ जाता है ये इसके ऊपर रिलेटेड वर्क करता है। फिर उसके अंदर इसका प्रोजेक्ट का स्कोप क्या, प्रीलिमिनरी हमारी कॉस्ट जो है क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं अपने काम को करते हुए। यानी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए हमें पता हो कि हम प्रोजेक्ट क्या बनाने लगे, किस तरह से वर्क करें। एट द एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जाता है जो कि परफॉर्म करते हैं एक्सेसिव इकोनॉमिक्स, टेक्निकल एंड बिहेवियर फेसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। बिहेवियरली फेसिबल क्या करते हैं, एनालिसिस क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उनका स्टेटस क्या, करंट सिस्टम क्या, कैपेबिलिटी क्या, सपोर्ट सिस्टम क्या, किस तरह से हम लोग उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एनालिटिक डिटरमाइन करता है व्हाट न्यू सिस्टम इज एक्सपेक्टेड, हमारा नया सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या हम उसको इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए। एंड्स कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को, फाइंडिंग एंड अपडेट, फेसिबिलिटी एनालिसिस की हमारी फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, किस तरह से हम उसके अंदर काम को सरंजाम दे रहे हैं। अब आते हैं लॉजिकल डिजाइन के ऊपर। मेन फैक्टर इज बिजनेस नीड, मेन फैक्टर हमारे पास बिजनेस नीड है। एप्लीकेशन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग नीडेड सर्विसेज आर सिलेक्टेड, कि हमारे पास जिस सर्विस की हमें जरूरत है क्या हम उस सर्विस को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। डाटा सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर क्या कैपेबल करता है, प्रोवाइड करता है नीडेड इनपुट, और किस तरह से हमने उसकी आउटपुट ली, इनपुट ली, उसको आइडेंटिफाई करने में। टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट फिजिकल सोल्यूशंस आर डिटरमाइंड, कि हमने फिजिकल जितने भी सोल्यूशंस हैं क्या उनको टेक्नोलॉजीज को हम अचीव कर पा रहे हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म्ड एट द एंड, फिजिबिलिटी जितने भी एनालिसिस होंगे उनको हमने एट द एंड आखिर में परफॉर्म करना होता है। अब हम आते हैं फिजिकल डिजाइन के ऊपर। टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द अल्टरनेट आइडेंटिफाइड एंड वैल्यूएट इन द लॉजिकल डिजाइन आर सिलेक्टेड, कि लॉजिकल डिजाइन क्या बनेगा उसको हम कैसे सिलेक्ट करें, उसके अंदर रहते हुए कैसे वर्क करें। कंपोनेंट वैल्यूएटेड ऑन मेक और बाय डिसीजन, किस तरह से हम एक कंपोनेंट को बना रहे हैं उसके ऊपर हम डिसीजन कैसे लेते हैं, कि एक कंपोनेंट फिजिकल डिजाइन में यही होता है इसके कंपोनेंट बनाते हुए डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने इसका डिजाइन सोच लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने अपना ट्रेंड एंड डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी है कि जो हमें चीज चाहिए क्या हमने उसके मुताबिक बना ली है, जो हमें ऑर्डर दिया गया था उस चीज को हमने रिट्राइव कर लिया, उसके अंदर रहते हुए काम को आगे चला लिया। अब आते हैं मेंटेनेंस एंड चेंज पे। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका मेन काम यही होता है उसको मेंटेन करना, और मेंटेन करते हुए अगर कोई चेंजिंग आ गई पूरे लाइफ साइकिल के अंदर तो उसको हम उसको बिल्ड कर सकें। अब यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये सारा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास वर्क करता है। वाटर सिस्टम, ये एसडीएलसी का वाटर फ्लो जो फॉल हमारे पास मेथोडोलॉजी है कि हमें बताती है कि A1 to ऑल हमने कैसे मूव करना है ताकि हम अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकें और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इसकी डीलिंग करवा सकें कि हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरली बिजनेस को डील कर रहा है। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव जिसमें मुकाबला तन हमें किसी दूसरे के साथ
हमारा जो है मुकाबला होता है और उसके जरिए में हमें क्या एडवांटेजेस हासिल होते हैं, किन फायदों को देखना पड़ता है। तो साफ सारा अगर कोई हमारा कंपटीटर होगा तब भी हमें ये होगा कि हमें ये एडवांटेज सबसे ज्यादा यही होता है कि हम अपनी चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना रिजल्ट बेटर से बेटर ला सकते हैं, अपनी क्वालिटी को इनहांस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास कम्पिटेटिव एडवांटेज में आती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंसेज ऑफ बिजनेस यूनिट्स बाय परफॉर्मिंग सेंथिसाइज एंड कोर कॉम्पिटेंस आ जाते हैं। कहता है कि जब भी आप लोग किसी बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप उनकी स्ट्रेटेजीज और जितने भी कॉम्पिटिशन है कोर कॉम्पिटेंस उनके मुकाबले उन सबको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किन चीजों को वो बिल्ड कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेज को बिल्ड करने के लिए वो किन चीजों को सहारा ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास एनालिटिक्स आ जाती है कि व्हेन आउटपुट ऑफ सम यूनिट्स यूज्ड एज इनपुट टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल हमारे पास पूल मार्केट्स एंड एक्सपर्टाइज आ जाती है। जब आउटपुट एक ही यूनिट का सेम हम यूज कर रहे हैं इनपुट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी वही सेम बना रही है, तो क्या वो मार्केट में इनपुट लेकर आ रही है, क्या इनपुट को किस तरह से यूज करके आउटपुट लेके आ रही है, क्या उनकी एक्सपर्टाइज है, किन चीजों को यूज करके आगे से आगे वर्किंग के लेके जा रही है। मार्जिन ऑफ गूगल एंड मोबिटाइल मार्जिन, इसमें एग्जाम्पल यही है कि गूगल का जो मार्जिन चल रहा है या उसकी जो हमारे पास पब्लिसिटी चल रही है वो किस हवाले से चल रही है। अब यहाँ पे आते हैं कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस क्या होते हैं, एक्टिविटी फॉर विच फर्म इज वर्ल्ड क्लास लीडर relies on knowledge, experiences and sharing this across business units, EGIS to create central core competence। सबसे पहले तो एक एक्टिविटी करवानी है, एक्टिविटी फॉर विच फर्म इज वर्ल्ड क्लास लीडर। वर्ल्ड क्लास से क्या मराता है कि ऐसा लीडर हो जो पूरी दुनिया के साथ डीलिंग कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड क्लास लीडर का नाम देते हैं, उस एक्टिविटी के साथ डीलिंग करानी है, ऐसी एक एक्टिविटी हमने परफॉर्म करानी है। रिलायंस ऑन नॉलेज, रिलाय सबसे पहले किस पे करना है, नॉलेज पे। एक्सपीरियंसेस, हमें एक्सपीरियंसेस का पता हो, हमें उस पर यकीन हो। एंड शेयरिंग दिस अक्रॉस बिजनेस यूनिट, अब जितनी भी ये चीज हमारे पास मौजूद है इसको हम जितना भी हमारा बिजनेस यूनिट है उस सबके साथ हम लोग इस चीज को शेयर करेंगे अपनी कंपटीशन बढ़ाने के लिए। EGIS टू क्रिएट सेंट्रल कोर कंपटीशन, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्रिएट करता है सेंट्रल कोर, यानी कि एक ऐसा यूनिट बनाता है कंपटीशन को देखते हुए कि हमारा सिस्टम कैसे डील कर रहा है, हमारा सिस्टम कैसे उस यूनिट को लेके जा रहा है, उसकी क्या एबिलिटीज है, किस तरह से वो इम्प्रूव कर रहा है। अब आते हैं नेटवर्क बेस्ड स्ट्रेटेजीज पे, जिसमें नेटवर्क इकोनॉमिक्स आ जाती हैं और हमारे पास ये सारा सिस्टम चलता है नेटवर्क बेस्ड और इकोनॉमिक्स में। हमारे पास पहले तो हम देखते हैं नेटवर्क बेस्ड स्ट्रेटेजीज। टेक एडवांटेज ऑफ फर्म्स एबिलिटीज टू नेटवर्क विद ईच अदर, इंक्लूड यूज ऑफ नेटवर्क इकोनॉमिक्स, वर्चुअल कंपनी मॉडल, बिजनेस इकोसिस्टम। पहले तो हम इन दो को देखते हैं कि ये क्या चीज है। इसने कहा कि हमें ये एडवांटेजेस मिलते हैं एक एबिलिटी को जब नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, उसमें आ जाता है नेटवर्क इकोनॉमिक्स आ जाती हैं और फिर उसके बाद वर्चुअल कंपनी मॉडल। जब नेटवर्क का वर्ड है तो ये मैंने पहले भी बताया था कि नेटवर्क होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। जब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ फोन कॉल के थ्रू, तो ये हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। अब नेटवर्क में इकोनॉमिक्स देखते हैं, वो क्या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स आ जाती है। law of dissemination returns, the more any given resources is applied to production, the lower the marginal gain in output until a point is reached where the additional inputs produces no additional output। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात वो ये करता है कि ये डिजामिनेशन के लॉस को रिटर्न करवाता है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है कि आपको ऐसे रिसोर्सेज देने हैं जो कि अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के लिए, और लोअर मार्जिन गेन इन आउटपुट, जितना भी मैनेजरियल होगा मार्जिनल होगा उसको आउटपुट में गेन किया जाता है। अनटिल अ पॉइंट इज रीच, जब तक हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते वेयर द एडिशनल इनपुट प्रोड्यूस नो एडिशनल आउटपुट। बेसिक मीनिंग ये हुआ कि हमने अपनी जो आउटपुट है उसको अचीव करना है हायर मीनिंग में, लेकिन अगर हमारी प्रोडक्शन लो हुई तो हमें क्या होगा, हमें लोअर आउटपुट मिलेगी और हमें अपने उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपने इनपुट को इंक्रीज से इंक्रीज करना होगा ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें एडिशनल आउटपुट। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लोअर इनपुट हो तो हम उसमें ना कोई, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी से मरा दी हमारे पास बजट आ जाता है कि हमारा बजट कैसा चल रहा है, चीजों को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं एडिशनल आउटपुट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क इकोनॉमिक्स के पॉइंट आते हैं। बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन नेटवर्क, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडिंग न्यू participant almost zero with much greater managerial gain, value of community growth with size, eBay value of software grows as installed customer base grows, continue with products and more user support।
अब इसमें कहते हैं सबसे पहले बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन नेटवर्क्स, मैनेजरियल कॉस्ट ऑफ एडिंग न्यू पार्टिसिपेंट ऑलमोस्ट जीरो विच मच ग्रेटर देन मैनेजरियल गेन। बता कि बिजनेस जितना भी मॉडल आप ऐड करें उनका यही होता है कि आपका नेटवर्क बेस होना चाहिए। उनको ऐड करते हैं नए पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि ऑलमोस्ट वैल्यू जीरो होती है, और ग्रेटर किससे होगी, मैनेजरियल गेन करने के लिए। उनका वैल्यू जितनी भी होगी कम्युनिटी की, वो किसके साथ ग्रो करती है, साइज के साथ। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैल्यू जो है कम्युनिटी की इंक्रीज करनी शुरू कर देती है। वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर गेन एज इंस्टॉल्ड कंप्यूटर बेस कस्टमर बेस, हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर की वैल्यू वो ग्रो होना शुरू हो जाती है, जिससे से कस्टमर डिपेंड करते हैं कि हमारी वैल्यूज ग्रो करें और अपने कितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रो करके स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाया जाता है। ये था नेटवर्क इकोनॉमिक्स। अब जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, द सेम फेजेस यूज्ड इन, जो फेजेस हमारे पास एसपीएलसी में यूज होते हैं सेम वही फेजेस इसमें सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। जो एक प्रोजेक्ट जितना भी होता है उसको स्पेशलाइज करने के लिए कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका प्रोजेक्ट कैसे बना है, उसके अंदर काम कैसे चला है, किस तरह से करते हैं। लेट्स सी सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमारे पास जितने भी इसके जो फेजेस हैं उन सबको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहले आता है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा गोल क्या है, क्या पर्पस है, क्या किस तहत के काम के तहत हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें सबसे मेजर काम जब इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है वो EISP का आता है। EISP स्टैंड फॉर इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंटरप्राइज का जहां भी वर्ड आ जाएगा ये बिजनेस के साथ डीलिंग करवाएगा। हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी टोटली डीलिंग करता है बिजनेस के साथ, कि बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम कैसे मैनेज करते हैं, चीजों को कैसे लेकर चलते हैं, ये उसके मुताबिक डीलिंग करते हुए हमें आगे से आगे मूव करवाता है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एनालिसिस इज परफॉर्म। जितना भी फिजिबल एनालिसिस होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है, इसका काम आगे से आगे ले जाने के लिए, ताकि हमारा काम बेटर वे में परफॉर्मेंस शो करवा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसका नाम है एनालिसिस। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फेज आर स्टडी। इन्वेस्टिगेशन फेज से जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं उनको वन बाय वन करके हम स्टडी करते हैं। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पॉलिसी आर प्रोग्राम्स अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स एंड करंट थ्रेट्स एंड एसोसिएटेड कंट्रोल्स के जितने भी एनालिसिस आती है सिक्योरिटी पॉलिसीज की, प्रोग्राम्स की, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, उनका करंट थ्रेट देखते हैं कि उनके पास उस टाइम उन्हें किस चीज से खतरा महसूस हो रहा है, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के बाद एसोसिएटेड कंट्रोल, उनका कंट्रोल किस चीज के ऊपर ज्यादा आता है, कि वो किस लिंक के साथ काम करते हुए अपने कंट्रोल को देखते हैं। इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ रेलिवेंट लीगल इश्यूज दैट कुड इम्पैक्ट डिजाइन ऑफ द सिक्योरिटी सोल्यूशन। रिस्क मैनेजमेंट टास्क थिंग। अब जब एनालिसिस हम कर रहे हैं उसने वन बाय वन हर चीज का एनालिसिस करना है। उसने इन्वेस्टिगेशन फेज का भी एनालिसिस करना है, उसने सिक्योरिटी पॉलिसीज का भी करना है, फिर उनके बाद उनके रेलिवेंट जितने भी लीगल इश्यूज आए हैं उनका भी करना है, रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना है कि रिस्क कहाँ काम कर रहा है, कैसे वर्क हो रहा है। अब आते हैं लॉजिकल डिजाइन के ऊपर। जब साफ-ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन के बाद एनालिसिस हो गया कि हाँ हम ये काम आया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये काम हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, किस तरह हम इस काम में रहते हुए इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर डिजाइन तैयार किया जा सकता है, इस डिजाइन को अपने बिजनेस आइडिया में लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। फिर हम आते हैं लॉजिकल डिजाइन के ऊपर। लॉजिकल डिजाइन वो डिजाइन होता है जिसको हमने यूजर के सामने पेश करना होता है, उसके ऊपर स्टडी फिजिबिलिटी करवानी होती है कि डिटरमाइन करने के लिए क्या ये जो है प्रोजेक्ट हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या इसको बंद कर दिया जाए, इसके ऊपर देखते हुए हम वर्क कराते हैं। नंबर 1 पे क्रिएट्स एंड डेवलप्स ब्लूप्रिंट्स फॉर इंफॉर्मेशन। क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं जितने भी ब्लूप्रिंट्स बनते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज एक्शन प्लान। कौन कौन से इंसिडेंट किए जाते हैं? कंटिन्यूटी प्लान, इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज एंड डिजास्टर रिकवरी। कंटिन्यूटी प्लान क्या होती हैं? कि ऐसे प्लान जो कि हमारे सिस्टम के अंदर चला रहे हैं कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, काम को कैसे लेकर चल रहा है, उसके अंदर प्लानिंग किस तरह से जा रही है। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स कौन से होते हैं? वैसे रिस्पॉन्स आते हैं जो किसी चीज के ऊपर इंसिडेंटली यानी कि एक्शन लिए लेते हैं। डिजास्टर के ऐसा डिस्कवरी प्लान के जो हमने किसी काम को रोक के किया हुआ कि हाँ ये काम हो गया, इसके बाद इस काम को हम दोबारा चला सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। ये तो था आइडिया जो हमने भी सोचा था। अब उसको फिजिकली डिजाइन में लेकर आना है, जिस फिजिकल डिजाइन के थ्रू हमें लोगों को शो करवाना है। नीड
Did security technology is evaluated, alternates are generated एंड फाइनल डिजाइन इज सिलेक्टेड। जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होती है उसको बनाना पड़ता है, उसके अल्टरनेट्स को जनरेट करना पड़ता है, फाइनल डिजाइन को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा जो फाइनल डिजाइन है क्या वो सिलेक्टेड हो गया है, हम उसके अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं, यस हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर आखिर में हम फिजिबिलिटी स्टडी को देखेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली यही है कि एनालिसिस करता है वन बाय वन एक ऑर्गेनाइजेशन के फेज के अंदर रहते हुए। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन में आती है सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टेस्टेड इंफॉर्मेशन एंड टेस्टेड अगेन, कि जितने भी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं वो हमें रिक्वायर होंगे, उनको हम वन बाय वन करके टेस्ट करेंगे, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देन इम्प्लीमेंट करने के बाद अगेन टेस्टिंग करके देखेंगे कि जो हमने काम किया है क्या वो प्रेफरेबल हो गया है। फॉर एग्जांपल हमें एक गेमिंग प्रोजेक्ट दिया गया है, हमने गेमिंग प्रोजेक्ट अपने बिजनेस के अंदर उसको देखा कि हमने जो काम किया क्या उसके अंदर जो आइडिया सोचे वो बिल्कुल ठीक सोचे थे, उनके ऊपर हमने प्लानिंग करते हुए वर्क कर लिया, अगर कर लिया इम्प्लीमेंट कर लिया तो उसको टेस्ट करेंगे। अगर उसमें कोई एरर आया है तो उसको अगेन टेस्ट करने के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसको अगेन टेस्ट करेंगे क्या हमारा जो काम है आइदर वो सही वर्क किया है कि नहीं किया। पर्सनल इश्यूज एवेल्युएटेड किए जाते हैं, वैल्यूएशन की जाती है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्टेड किए जाते हैं, ये सारा काम हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं इंटायर टेस्टेड पैकेज इज प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल, कि फाइनल अप्रूवल के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, तमाम पैकेज को एक बार करके इकट्ठा उसको टेस्टिंग फेज से गुजारना पड़ता है ताकि हमारा जो काम है वो बेहतर वे से परफॉर्म हो सके। इस पूरे सिस्टम को हम एक पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को गुजारते हैं टेस्टिंग फेज से। इस टेस्टिंग फेज को हम गुजारते हुए अपने प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट को फाइनल अप्रूवल के लिए, ताकि हम लोग अपने डाटा को आगे पहुंचा सकें, आगे एंड तक लेके जा सकें। अब आते हैं मेंटेनेंस एंड चेंज पे। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज गिवन द चेंजिंग थ्रेट इन्वायरमेंट, के हमारे पास थ्रेट ऐसे कोई आ जाते हैं, कोई इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग आ गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो हमारे पास कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑफन रिपीटेशन एंड रिजॉर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ कॉन्स्टेंट ड्यूल विद एन अनसीन एडवर्सरी, मतलब ऐसा कोई भी सिचुएशन आ सकती है कि जो आपको अनसीन आपने सोचा ही नहीं था, लेकिन आपके प्रोग्राम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या आपके बिजनेस से जो आइडियाज हैं उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें कोई चेंजिंग ला सकें, उसके मुताबिक चेंजिंग लाते हुए उसमें वर्क कर सकें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफाइल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट adoption as new threats emerge and old threats emerge। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो बेसिक काम यही होता है कि हमने पिछले थ्रेड्स और अगले थ्रेड्स पे हमने मर्ज करते हुए इसका काम करना है कि हमने इसको बेसिक देखना है। मेंटेनेंस एंड चेंज, इंप्लीमेंटेशन, फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे फेजेस जो थे इन सब में से गुजर के हमने तैयार किया सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो हमारे सिक्योरिटी एक सिस्टम को यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को जिस सिक्योरिटी की जरूरत है उसको हम सिक्योर करने के लिए इस सिस्टम को है नंबर 1 पे इन्वेस्टिगेट किया कि हमारा जो आइडिया है वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हम इस आइडिया को सही तरीके से आगे पहुंचा पा रहे हैं। नंबर 2 पे हमने एनालिसिस किया, 1 बाय 1 करके ईच स्टेप पे हमने उसकी एनालाइजेशन की ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो आइडिया है वो करेक्ट है कि नहीं। फिर हमने लॉजिकल डिजाइन यानी कि उस डिजाइन के बारे में सोचा, लोगों के साथ डिस्कस किया, उसको फर्दर वर्किंग में लेकर गए। फिर हमारे फिजिकल डिजाइन के ऊपर हमने वो डिजाइन पेश किया जिस डिजाइन को हमने लोगों के सामने लेकर आना है। अब जब हमने इस डिजाइन को फिजिकली लेकर आ गए तो साफ ज़ाहिर है उस डिजाइन के अंदर हमें अब सिक्योरिटी की जरूरत भी महसूस होती है। फिर आते हैं इंप्लीमेंटेशन के अंदर, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं अपने डिजाइन को और उसके अंदर किन चेंजेस एंड फैसिलिटीज को देखा जाता है। फिर हमने पूरा पैकेज टेस्ट करना होता है, उसके अंदर देखना है कि कोई एरर तो नहीं फाइनल अप्रूवल के लिए। देन हम उसकी मेंटेनेंस करेंगे, अगर उसमें कोई चेंजिंग आ जाए तो उसको चेंज करते हैं, एनवायरमेंट के साथ कर सकते हैं। एट द एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव जिसमें मुकाबला तन हमें किसी दूसरे के साथ हमारा जो है मुकाबला होता है और उसके जरिए में हमें क्या एडवांटेजेस हासिल होते हैं, किन फायदों हमें किन फायदों को देखना पड़ता है। साफ ज़रा अगर कोई हमारा कंपटीटर होगा तभी हमें ये होगा कि हमें ये एडवांटेज सबसे ज़्यादा यही होता है कि हम अपनी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना रिजल्ट बेटर से बेटर ला सकते हैं, अपनी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास कंपटीटिव एडवांटेज में आती है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैन इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंसेज ऑफ बिजनेस यूनिट्स बाय परफॉर्मिंग सेंट्रलाइज एंड कोर कॉम्पिटेंस आ जाते हैं। कहता है कि जब भी आप लोग किसी बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप उनकी स्ट्रेटेजीज और जितने भी कॉम्पिटिशन है कोर कॉम्पिटेंस उनके मुकाबले उन सबको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किन चीजों को वो बिल्ड कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस को बिल्ड करने के लिए वो किन चीजों को सहारा ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास एनालिटिक्स आ जाती है कि व्हेन आउटपुट ऑफ सम यूनिट्स यूज्ड एज इनपुट टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल
फाइनल हमारे पास पूल मार्केट्स एंड एक्सपर्टाइज आ जाती हैं। जब आउटपुट एक ही यूनिट का सेम हम यूज कर रहे हैं इनपुट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी वही सेम बना रही है, तो क्या वो मार्केट में इनपुट लेकर आ रही है, क्या इनपुट को किस तरह से यूज करके आउटपुट लेके आ रही है, क्या उनकी एक्सपर्टाइज है, किन चीजों को यूज करके आगे से आगे वर्किंग के लेके जा रही है। मार्जिन ऑफ गूगल एंड मोबिटाइल इसमें एग्जाम्पल यही है कि गूगल का जो मार्जिन चल रही है उसकी जो हमारे पास पब्लिसिटी चल रही है वो किस हवाले से चल रही है। अब यहाँ पे आते हैं कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस क्या होते हैं? एक्टिविटी फॉर विच फर्म इज वर्ल्ड क्लास लीडर, relies on knowledge, experiences and sharing this across business units, EGIS to create central core competence। सबसे पहले तो एक एक्टिविटी करवानी है, एक्टिविटी फॉर विच फर्म इज वर्ल्ड क्लास लीडर। वर्ल्ड क्लास से क्या मराता है कि ऐसा लीडर हो जो पूरी दुनिया के साथ डीलिंग कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड क्लास लीडर का नाम देते हैं, उस एक्टिविटी के साथ डीलिंग करानी है, ऐसी एक एक्टिविटी हमने परफॉर्म करानी है। रिलायज ऑन नॉलेज, रिलाय सबसे पहले किस पे करना है? नॉलेज पे। एक्सपीरियंसेस, हमें एक्सपीरियंसेस का पता हो, हमें उस पर यकीन हो। एंड शेयरिंग दिस अक्रॉस बिजनेस यूनिट, और अब जितनी भी ये चीज हमारे पास मौजूद है इसको हम जितना भी हमारा बिजनेस यूनिट है उस सब के साथ हम लोग इस चीज को शेयर करेंगे अपनी कंपटीशन बढ़ाने के लिए। EGIS टू क्रिएट सेंट्रल कोर कंपटीशन, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्रिएट करता है सेंट्रल कोर, यानी कि एक ऐसा यूनिट बनाता है कंपटीशन को देखते हुए कि हमारा सिस्टम कैसे डील कर रहा है, हमारा सिस्टम कैसे उस यूनिट को लेके जा रहा है, उसकी क्या एबिलिटीज है, किस तरह से वो इम्प्रूव कर रहा है। अब आते हैं नेटवर्क बेस्ड स्ट्रेटेजीज पे, जिसमें नेटवर्क इकोनॉमिक्स आ जाती हैं और हमारे पास ये सारा सिस्टम चलता है नेटवर्क बेस्ड और इकोनॉमिक्स में। हमारे पास पहले तो हम देखते हैं नेटवर्क बेस्ड स्ट्रेटेजीज। टेक एडवांटेज ऑफ फर्म्स एबिलिटीज टू नेटवर्क विद ईच अदर, इंक्लूड यूज ऑफ नेटवर्क इकोनॉमिक्स, वर्चुअल कंपनी मॉडल, बिजनेस इकोसिस्टम। पहले तो हम इन दो को देखते हैं कि ये क्या चीज है। इसने कहा कि हमें ये एडवांटेजेस मिलते हैं एक एबिलिटी को जब नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, उसमें आ जाता है नेटवर्क इकोनॉमिक्स आ जाती हैं, और फिर उसके बाद वर्चुअल कंपनी मॉडल। जब नेटवर्क का वर्ड है तो ये मैंने पहले भी बताया था कि नेटवर्क होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। जब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ फोन कॉल के थ्रू, तो ये हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। अब नेटवर्क में इकोनॉमिक्स देखते हैं, वो क्या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स आ जाती हैं। लॉ ऑफ डिसएमिनेशन रिटर्न्स, the more any given resources is applied to production, the lower the marginal gain in output until a point is reached where the additional inputs produces no additional output। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात वो ये करता है कि ये डिजामिनेशन के लॉस को रिटर्न करवाता है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है कि आपको ऐसे रिसोर्सेज देने हैं जो कि अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के लिए, और लोअर मार्जिन गेन इन आउटपुट, जितना भी मार्जिन मैनेजरियल होगा मार्जिनल होगा उसको आउटपुट में गेन किया जाता है। अनटिल अ पॉइंट इज रीच, जब तक हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते वेयर द एडिशनल इनपुट प्रोड्यूस नो एडिशनल आउटपुट। बेसिक मीनिंग ये हुआ कि हमने अपनी जो आउटपुट है उसको अचीव करना है हाई मीनिंग में, लेकिन अगर हमारी प्रोडक्शन लो हुई तो हमें क्या होगा? हमें लोअर आउटपुट मिलेगी, और हमें अपने उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपने इनपुट को इंक्रीज से इंक्रीज करना होगा ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें एडिशनल आउटपुट। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लोअर इनपुट हो तो हम उसमें ना कोई, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी से मरा दी हमारे पास बजट आ जाता है कि हमारा बजट कैसा चल रहा है, चीजों को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं एडिशनल आउटपुट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क इकोनॉमिक्स पे पॉइंट आते हैं। बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन नेटवर्क, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडिंग न्यू पार्टिसिपेंट ऑलमोस्ट जीरो with much greater managerial gain, value of community growth with size, eBay value of software grows as installed customer base grows, continue with products and more user support। अब इसमें कहते हैं सबसे पहले बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन नेटवर्क, managerial cost of adding new participant almost zero which much greater than managerial gain। बता कि बिजनेस जितना भी मॉडल आप ऐड करें उनका यही होता है कि आपका नेटवर्क बेस होना चाहिए, उनको ऐड करते हैं नए पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि ऑलमोस्ट वैल्यू जीरो होती है, और ग्रेटर किससे होगी? मैनेजरियल गेन करने के लिए। उनका वैल्यू जितनी भी होगी कम्युनिटी की वो किसके साथ ग्रो करती है? साइज के साथ। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैल्यू जो है कम्युनिटी की इंक्रीज करनी शुरू कर देती है। वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर गेन एज इंस्टॉल्ड कंप्यूटर बेस, कस्टमर बेस, हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर की वैल्यू वो ग्रो होना शुरू हो जाती है, जिससे कस्टमर डिपेंड करते हैं कि हमारी वैल्यूज ग्रो करें और अपने कितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रो करके स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाया जाता है। ये था नेटवर्क इकोनॉमिक्स। अब जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हैं। आज के लेक्चर
जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।